सो नाउ स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर एक स्पेशल टॉपिक जिसको आप कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री जो 12th केमिस्ट्री के जैवाणु से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं 11th का भी जो अभी रिसेंटली सिलेबस से भले उसे बाहर कर दिया है, लेकिन कोशिका के अंदर जो जैवाणु होते हैं 11th बायोलॉजी के अंतर्गत में, उसमें भी ये शामिल है। फाइनली ये कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में हर हाल में आने वाले टॉपिक्स हैं और जीके के क्वेश्चन भी हैं। अगर एसएससी या कुछ और भी एग्जामिनेशन आप देते हैं पीएससी वगैरह, तो वहाँ के भी ये जीके के क्वेश्चंस हैं, लेकिन उस जीके की तुलना में ये थोड़ा सा अपग्रेड रहेगा, क्योंकि सामान्य जीके और स्पेशल साइंस को लेकर के जो पेपर होते हैं इनमें बड़ा डिफरेंस होता है। उस आधार पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम जैव अणु का मतलब क्या है। यहाँ पे जैव अणु का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे बॉडी में हम जानते हैं कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो छोटी इकाई कौन है? कोशिका है, सेल है। और सेल क्या मालूम है कि ये बाहर जो है, ये यदि ये प्लांट की हम बात करें तो बाहर ये पहले सेल वाल होगा और इसके अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन, लेकिन यदि हम एनिमल की बात करें तो केवल सेल मेम्ब्रेन होगा। हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये अंदर जो है ये नाभिक है, ठीक है, केंद्रक कहते हैं आप इसको। और इसके चारों ओर का ये जो भाग होता है, ये वाला भाग कहलाता है साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को ऐड कर दें तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जीव द्रव्य होता है। अब इस साइटोप्लाज्म में ये जो साइटोप्लाज्म है इसके भी अलग अलग दो पार्ट बना देते हैं हम। एक तो होता है सेल ऑर्गेनल्स, ठीक, सेल ऑर्गेनल्स, और दूसरा क्या होगा? सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोशिकांग, कोशिका के छोटे छोटे अंग। उसके भी फिर तीन भाग बनाए गए। एक है आपका नग्न, जिसके चारों ओर कोई आवरण ना हो, फिर एक स्तरीय, और फिर द्विस्तरीय। ये आपने सेल थ्योरी में देखा है। अब यहां कुछ ऐसे अणु होते हैं जो निर्जीव हैं, लेकिन उसके बगैर जीवन यापन संभव नहीं है। तो वो कौन से निर्जीव अणु हैं? तो वह है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड्स। जल खुद भी एक जैव अणु है। तो हमारे बॉडी के अंदर ये सारा जो कलेक्शन पाया जाता है सेल में, तो बॉडी में क्या उसका परसेंटेज होगा, पहले उसको हम देख लेते हैं। इससे पहला क्वेश्चन बनता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपके सामने लिखा है आप देखेंगे, H2O जो है वो 70 से 90%, 70 to 90% ये जल की मात्रा होती है। प्रोटीन है 10 से 15%, CH यानी कार्बोहाइड्रेट्स ये 3% है, लिपिड 2% है, और उम्र के हिसाब से बाद में जब लिपिड की मात्रा बढ़ती है, इसको मोटापा बढ़ना हम कहते हैं, उसमें फिर इसमें वेरिएशंस आ जाते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य ये जो रेशो दिया हुआ है, एक परफेक्ट बॉडी जिसकी ऊंचाई के हिसाब से होनी चाहिए वो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने उस दिन भी बताया था कि किसी व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए, ये किस पे डिपेंड है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो अगर कोई 6 फुट का व्यक्ति है तो उसका वजन कितना हो, 5.5 फुट का हो तो कितना, उसके लिए परफेक्ट वजन कहना चाहिए। प्रति मतलब यानी उसका 2 फुट पे उसका जो वजन होना चाहिए ना, वो होना चाहिए, जैसे कि मान लो 60 किलो का है कोई, ठीक है, मतलब 6 फुट है तो 6 फुट में 60 किलो होना चाहिए, यानी 1 फुट में 10 किलो। यानी अगर वो 5.5 फुट का है तो उसका परफेक्ट वजन कहलाएगा 55। समझ गए ना? ये ध्यान रखना है आपको इसमें, उसकी ऊंचाई के आधार पे। अगर कोई 5 फुट का है मतलब उसका अच्छा वजन 50 तो होना जरूरी है उसका, ठीक है, और 50 से क्रॉस हुआ तो वो फैटी कहलाएगा, फिर मोटा। अब कम है तो पतला दुबला, कुपोषित खैर वो 70% के नीचे चल जाएगा तब होगा वो। और फिर ये हो गया लिपिड 2%, Na न्यूक्लिक एसिड, RNDNA 5 से 7%, आयन बहुत जरूरी है हमारे लिए परासरण की क्रिया के लिए और विसरण भी। अब बात आती है कि इन सब में यही जैव अणु हैं, एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ये जो अणु हैं,
अब इनका एक एक करके हम रोल देखेंगे भाई, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, प्रकार देखेंगे, महत्व क्या है, यूजेस क्या है, इनकी कमी से क्या होगा और अधिकता से क्या होगा, ये सारा कुछ हमें देखना है। साथ ही साथ हमें केमिकल स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा। ये बात क्लियर है पहले? तो हम स्टार्ट करें आगे अपनी कहानी। देखें, तो हम स्टार्ट करते हैं यहां सबसे पहले सैकेराइड्स से। अब बात आती है सैकेराइड, तो ध्यान रखना है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में दो भाग बांटे गए हैं, शर्करा और अशर्करा। ठीक है, उस पे हम लेके चलते हैं, लेकिन उसमें भी शर्करा पे यदि हम पहले चलें तो उस शर्करा में जो सैकेराइड्स शब्द एक आया है, सैकेराइड्स में सामने मोनो लगा दिया आपको, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, डस्ट डस्ट डस्ट। लेकिन बात आती है यहां सबसे पहले हम देखें मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? हमारे दिमाग में जैसे ही ये शब्द सुनते हैं तो क्या मतलब निकलता है? मोनोसैकेराइड में दो चीजें आपको देखने मिले, एक होगा पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। ये मिनिमम 3 कार्बन और उससे फिर ज्यादा, 3 या उससे ज्यादा कार्बन के होने जरूरी है आपको। अब आपको पता 3 कार्बन तो 1 2 3, 1 2 यहां से हटा दिया जाए, ये 3। ठीक है, मिनिमम 3, 4 5 6 7 8 आप ले सकते हैं, मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूं। ये 3 कार्बन है और आप कह रहे हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड आप कह रहे हैं तो ये पहले वाले को मैंने CHO बना दिया और बाकी दो में क्या लिया। ये लेक्चर हो चुका है काफी कुछ इसका। अब है पॉलीहाइड्रॉक्सी, के का मतलब, तो कीटोन बनाने के लिए बीच वाले को बनाया मैंने और यहां लगाया क्या, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, तो क्या हम इसको एल्डोज कह सकते हैं? क्या हम इसे कीटोज कह सकते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के आधार पे। लेकिन इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? C बराबर, तो हम इनको कहेंगे ट्राइओज। क्या कहेंगे? ट्राइओज के 2 प्रकार हैं, एल्डोज और कीटोज, यही कहलाते। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी या वे कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुलकर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन का एक अणु दें। तो या तो खुद क्या होना चाहिए, पॉलीहाइड्रॉक्सी, यानी जो कार्बोहाइड्रेट खुद हो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन हो, या पानी में घुल करके उसका एक अणु देते हैं, तो उनको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। ये पॉइंट क्लियर पहले? ठीक। वो मोनोसैकेराइड्स मिनिमम क्या हो सकता है? 2 एल्डोज कीटोज क्लियर। ये फाइनल है, दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, खासकर जब एग्जाम के समीप भी, इसलिए आपको ध्यान से, सेकंड बार हो रहा कहीं ना कहीं ये। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। लेकिन इसी इक्वेशन में अगर मैं एक एक कार्बन बढ़ा दूं तो 4 कार्बन हो जाएंगे। वो 4 कार्बन को हम कहेंगे टेट्रोज, 5 कर दूं पेंटोज, 6 कर दूं हेक्सोज। और जब हेक्सोज हो जाता है, यानी 6 कार्बन अगर मैं कर दूं, तो हेक्सोज में जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड वाला भाग है वो होता है ग्लूकोज, और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन वाला जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। ठीक है, अच्छा यहां एक विशेष बात आप और समझ लें। यहां आप आगे चल के देखेंगे शर्करा में, शर्करा का 2 प्रकार आप देखेंगे, और शर्करा में एक है अपचायक शर्करा और एक है अनअपचायक शर्करा। ये क्या बला है?
अगर इसको हम देखना चाहें। अपचायक शर्करा मतलब जो आसानी से अपचयित हो जाए, नाम से लग रहा है। और वो शर्करा जिसमें खुले रूप में एल्डिहाइड के साथ एल्कोहल या कीटोन के साथ एल्कोहल ये स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे कि देखो CHOOH स्वतंत्र है और CO और OH क्या है, तो ये कौन सी शर्करा है, ये अपचायक शर्करा, यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज उसका एग्जाम्पल। कुछ शर्कराएं ऐसी होती हैं उनमें ये डायरेक्ट स्वतंत्र आपको नहीं दिखेंगे, आपको स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको वो स्वतंत्र केवल तब होंगे जब उनका जल अपघटन होगा और वो टूटेंगे। इसका कहने का मतलब एक एग्जाम्पल दें बेहतरीन सा, वो है C12H22O11, ये शर्करा है। इस शर्करा की यदि हम बात करें तो इसमें डायरेक्ट आपको CHO के साथ OH या CO के साथ OH दिखने वाले नहीं हैं, ये नहीं दिखने वाले हैं आपको। तो बोले फिर कैसा करेंगे, लेकिन जैसे ही इसमें हम पानी मिलाते हैं तो आपने देखा होगा शर्करा से एल्कोहल बनाने की किण्वन विधि, उस किण्वन विधि में इस बात को देखे होंगे। जब शर्करा में पानी मिलाया जाता था, उसको 10% डाइल्यूट करते थे, तब यहां आपको प्राप्त होता था C6H12O6 और C6H12। अब बात आती थी दो बार उसको लिखने की जरूरत ही क्या है, एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज, यानी ये डायरेक्ट CHO और OH ग्रुप नहीं रखता, ये जल अपघटन होकर के जो दो अणु देता है उस हिसाब से बताओ कि शर्करा कितने अणु दिया, तो क्या इसको डाइसैकेराइड कहेंगे। तो जो पानी वो कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुलकर PHA या PH का एक अणु देगा तो मोनोसैकेराइड से, ये कितना दिया, तो ये डाइसैकेराइड्स हुआ। अगर 3 दे देगा तो, और बहुत सारा दे दिया तो पॉलीसैकेराइड, जैसे स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड से। अब देखें तो ये डाइसैकेराइड्स हुआ। तो ये कहने का मतलब है ग्लूकोज फ्रक्टोज जब सेपरेट पहले से अलग अलग है, ये आसानी से अपचयित होता है क्योंकि ये फेहलिंग विलयन और बेनेडिक्ट विलयन के साथ क्रिया करता है। बात को समझना है, कौन कौन से विलयन, ये पहचान है, फेहलिंग और बेनेडिक्ट। फेहलिंग और बेनेडिक्ट विलियन क्या करते हैं, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग रोल है इनका। ये जो Cu++ होता, क्यूप्रिक होता है, उसमें वो क्यूप्रस में बदल जाता है, ठीक है, मतलब ये अपचयन की क्रिया को करते, अपचयित कर देते हैं। कौन, फेहलिंग और किनको, जिनमें CHO और ये दिखेगा, मतलब किसको, अपचयक शर्करा। शर्करा के साथ अगर आप यही क्रिया करोगे आपका नहीं होगा, क्योंकि शर्करा में डायरेक्ट CHO ग्रुप दिखता ही नहीं है OH, तो वो कौन सी कहलाएगी, अनअपचायक शर्करा। है मामूली सी बात, पर अगर सही तरीके से नहीं सोचते हैं तो फिर हमको ये जवाब ही नहीं मिलता है। तो बात समझ आई कि जिसमें CHO के साथ ये और कीटोन के साथ ये मुक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे, वो है अपचायक शर्करा। ग्लूकोज फ्रुक्टोज सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और उसके बाद वाले जितने हैं डाई ट्राई पॉली, ये सारे क्या है, ठीक, वो इसके साथ क्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर में, जैसे मान लो आपके पास कोई पॉलीसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड मतलब पानी में घुल करके, अब बात को समझना, जो पानी में घुले और आपको क्या दिए, मोनोसैकेराइड दिए, पर वो सारे मोनोसैकेराइड अगर एक जैसे हैं, वो एक जैसे हैं, तो वो कहलाता है क्या, होमोपॉलीसैकेराइड। लेकिन टूट करके अलग अलग टाइप का देंगे तो वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड। जैसे स्टार्च है, स्टार्च जब टूटता है ना तो स्टार्च ग्लूकोज 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 देगा, पूरा ग्लूकोज देगा, तो वो क्या है, होमोसैकेराइड, ठीक है। तो यहां कुछ लिखे जैसे होमोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कौन कहलाएगा, अलग अलग प्रकार का। जैसे बहुलक भी पढ़ते हो ना आप, अगर एथिलीन कभी टूट गया तो क्या देगा, सॉरी पॉलीथीन टूट गया तो क्या देगा, एथिलीन एथिलीन एथिलीन। लेकिन अगर मान लो वहीं पे नॉयलॉन 6 टूट जाता
तो नायलॉन 6 किससे मिलके बना था? एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो अलग अलग टाइप का अणु देता कि नहीं? तो वो हेट्रो है। जो एक जैसा देता है वो होमो है, जो अलग अलग देता है वो हेट्रो। तो यहां तक के कोई कंफ्यूजन? अब जैसे कुछ ही कोडिंग थी आपकी, जैसे होमो पॉलीसैकेराइड्स, यानी ऐसे सैकेराइड्स जो टूटेंगे तो वो एक ही प्रकार का मोनोसैकेराइड्स देंगे। तो जैसे कि SCG, S का मतलब ये जो है वो S का मतलब है स्टार्च से है। स्टार्च जो है ये ग्लूकोज देगा। C का मतलब यहां पर है सेलुलोज से, और G का मतलब किससे होगा? ग्लाइकोजन, नहीं ग्लाइकोजन। ग्लूकोज तो खुद एक मतलब मोनोसैकेराइड्स है ना। तो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये सब ग्लूकोज में ही टूटते हैं। इन सब का जो टूटना है वो किस में होगा? वो ग्लूकोज में टूट। लेकिन अब यहां अगर हम चलते हैं, आप देखेंगे K का मतलब है काइटिन, P का मतलब है पैक्टिन, और HC का मतलब है हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, ये है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट हुआ वहां से क्वेश्चन क्या आते हैं। तो मैं क्वेश्चन फटाफट पहले गिनवा देता हूं कल वाली स्टाइल में, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या हमेशा कार्बन हाइड्रोजन ही होता है? तो नहीं, इसके में अधात्विक तत्व नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस ये हो सकते हैं, और मोस्टली ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट किन यौगिकों से मिलकर बना है? यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इनमें कितना अनुपात होता है? 1:2:1। मूलतः कार्बोहाइड्रेट्स में ये अनुपात होता है। कुछ अपवाद है थोड़े बहुत जहां नहीं होते, स्टार्च उसका अपवाद है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में शर्करा के अंतर्गत मोनोसैकेराइड किसे कहा गया है? जो एल्डोज हो या तो कीटोज, ठीक है। मोनोसैकेराइड उसे भी कहा जाता है जो जल में घुलकर खालिस्तान अणु देते हैं। मोनोसैकेराइड क्या है? एक अणु, 2 देंगे डाई, 3 देंगे ट्राई, बहुत सारे देंगे, पॉलीसैकेराइड्स कहलाता है, ठीक है। बेनेडिक्ट विलियन से या फेहलिंग विलियन से कौन क्रिया करेगा, लेकिन कौन सा वाला करेगा? ग्लूकोज फ्रक्टोज वाला। उसमें से भी कौन सा वाला? ग्लूकोज वाला। क्यों करेगा? क्योंकि उसमें CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप क्या करता है? वो जो फेलिंग विलियन है उससे एक ऑक्सीजन को ले लेता है, और जो CHO समूह है वो COOH बन जाता है। CHO समूह क्या बन जाता है? वो ऑक्सीजन ले लेता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और अपचयित हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपचायक होता है। ये क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रो, तो होमो के अंतर्गत आता है आपका स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, जो टूट करके एक जैसे ही मोनोसैकेराइड देता है जो ग्लूकोज है। अच्छा, अगर हम यहां पे शर्करा की अगर मैं बात करता 2 मिनट के लिए, अगर शर्करा की बात करूं तो बताइए कि वो होमोपॉलीसैकेराइड्स में आएगा या फिर? पहली बात तो पॉलीसैकेराइड्स ही नहीं है, पर फिर भी अगर देखें कि इनमें से किस में अगर शामिल होता तो वो डाइसैकेराइड है, क्योंकि 2 ही अणु देता है। पॉली यानी बहुत सारा देने वाला, ये 2, फिर भी अगर 2 के नजरिए से देखें तो एक ग्लूकोज और एक, तो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज अलग अलग दे रहा, तो किसके अंतर्गत मानोगे? यानी उसको हेट्रो डाइसैकेराइड, पॉली तो नहीं बोलेंगे। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं? हेट्रो डाइसैकेराइड, ठीक। कभी पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा हेट्रोडाइसैकेराइड्स का एग्जांपल है, भले आपको पॉली पढ़ाया गया पर पूछा उसने हेट्रोडाइसैकेराइड। अब पता चला बच्चे को यही नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, तब आपको पता हो डाइसैकेराइड यानी 2 अणु टूटेंगे, हेट्रो मतलब दोनों अलग अलग, तो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज अलग अलग हुआ, तो ये ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं साइंस में, लेकिन यही आपकी टांग तोड़ेंगी। तो ये क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको, ठीक। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, सीधे आते हैं कहाँ पर? अपने लिपिड्स पर, ठीक है।